So, welcome back to chemistry lecture. So, आज के लेक्चर में हम और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि होगा हमारा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो जितने भी अभी तक जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने डिस्कस किया था वो हमने डिस्कस किया था अबाउट डायएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। डायएटॉमिक molecules, which means that we have dealt only such kind of molecules which have only two atoms. तो जो भी हमने वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा डिस्कस किया, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पेक्ट्रम डिस्कस किया, रिजिड मॉलिक्यूल के बारे में हमने डिस्कस किया, नॉन रिजिड जिसमें हमारा सिंपल हार्मोनिक था, एन हार्मोनिक ऑसिलेटर्स थे, तो ये सब हमने एक डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस किया था। नाउ आगे हम जाते हैं और हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। और पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल में हम देखेंगे आज की पर्टिकुलर लेक्चर में ये जो पॉलीएटॉमिक का वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा होगा, हम इसको 2-3 लेक्चर में डिवाइड करेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। पहले हम कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे, इसके बाद हम एक्चुअली स्पेक्ट्रा पे जाते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पर्टिकुलरली 3 पॉइंट पे हम फोकस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि बाद में हमें काम आने वाला है। द फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल वाइब्रेशंस एंड देयर सिमेट्री। तो हम देखेंगे कैसे हम वाइब्रेशंस को हम निकाल सकते हैं। हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस अगर हम बात करें, वी हैव वाइब्रेशनल मोशन मोड्स, वी हैव ट्रांसलेशनल मोड्स, वी हैव रोटेशनल मोड्स। इन केस ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स वी हैव स्ट्रेचिंग मोड्स, वी हैव बेंडिंग मोड्स। वो सब हम देखेंगे कैसे हम किसी भी मॉलिक्यूल में वाइब्रेशंस को हम निकाल सकते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हम डिस्कस करेंगे वो है डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन। हम स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को कैसे निकालेंगे, हम बेंडिंग वाइब्रेशंस को कैसे निकालेंगे, क्योंकि अभी हम पॉलीएटॉमिक के मॉलिक्यूल के बारे में बात करेंगे। तो अगर डायएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो यूजुअली वी कंसीडर दिस बॉन्ड एज अ काइंड ऑफ स्प्रिंग, सो दिस बॉन्ड वाइब्रेट्स। सो अगर हमारे पास मोर देन 2 एटम्स हैं, सो द मॉलिक्यूल्स कैन बी बेंड, इट कैन स्ट्रेच। सो वो सब हम कैसे निकालेंगे वो हम देखेंगे। एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वी विल लुक फॉर द पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस। अब हमारे पास 2 और किस्म के वाइब्रेशंस बेस्ड ऑन द सिमेट्री की बेसिस पे हम वाइब्रेशंस को पैरेलल और परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं व्हाट वी मीन बाय पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। सो इंपॉर्टेंट ये है, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल से ही हम इसको स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अभी तक जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जितने भी लेक्चर हमने डिस्कस किया है वो सब हम बेस्ड ऑन ए डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के बेसिस पे हमने कंसीडर किया था। सो द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मींस द मॉलिक्यूल्स व्हिच कंटेन मोर देन 2 एटम्स, मोर देन 2 एटम्स। तो वो सारे मॉलिक्यूल हम पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के कैटेगरी में डिस्कस करेंगे जिसमें हमारे पास मोर देन 2 एटम्स होंगे। सो दिस पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वी कैन फर्दर कैटेगराइज, हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। सो द फर्स्ट कैटेगरी इज द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल कैन बी लीनियर। आपका पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल लीनियर हो सकता है, ठीक है। सो इट कैन बी लीनियर मॉलिक्यूल, द ज्योमेट्री इज लीनियर, or it can be non-linear molecule, non-linear molecule। अब इसको डिफाइन करना क्यों जरूरी है, क्योंकि हमें पता है कि लीनियर मॉलिक्यूल और नॉन-लीनियर मॉलिक्यूल की जो मोड ऑफ वाइब्रेशंस हैं वो भी अलग होंगे। तो non-linear molecules। So in case of linear molecules we have a best example, that is our CO2। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हमारा क्या है, polyatomic molecule है। It means that carbon dioxide has more than 2 atoms. In case of carbon dioxide we know that we have 3 atoms. Non-linear molecule की केस में the best and the most simple example is our H2O। Water हमारा क्या है, non-linear molecules है and polyatomic है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, more than 2 atom है। यहाँ पे आपका HCN है। HCN is also linear molecule but it is a polyatomic molecule, means this molecule has more than 2 एटम्स। सो ये हमारा पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है जो कि आगे हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं
फंडामेंटल वाइब्रेशंस एंड सिमेट्री। हम फंडामेंटल वाइब्रेशंस को कैसे निकाल सकते हैं और हम देखेंगे फंडामेंटल वाइब्रेशंस क्या होते हैं। तो इसके लिए हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमें समझने की जरूरत है, जिसके बेसिस पे हम ये सारे वाइब्रेशंस हम निकाल सकते हैं। दैट इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। सो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्यों हम यूज कर रहे हैं, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें इसलिए जरूरत है क्योंकि इसी बेसिस पे हम इनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस या डिफरेंट काइंड्स ऑफ मोशंस को हम निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल। तो सिंपली अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम को अगर हम एक्सप्लेन करें, तो वी कैन डिफाइन दिस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द टोटल नंबर ऑफ variables used to define the motion of a molecule completely. तो सिंपली इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, द डिग्री ऑफ फ्रीडम मीन्स the total number of variables we require to define the motion of a molecule completely. एक आपके पास फॉर एग्जांपल पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इसके सारे मोशंस को डिफाइन करने के लिए आपके पास कितना वेरिएबल्स चाहिए, उसे हम कहेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम। नाउ लेट्स कंसीडर ए मॉलिक्यूल, लेट्स कंसीडर ए मॉलिक्यूल, any molecule having n number of atoms. So we are considering a molecule which are having n number of atoms, but this n is more than 2 because we are dealing with the polyatomic molecule. तो हम एक मॉलिक्यूल को कंसीडर कर रहे हैं जिसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये n जो है नंबर ऑफ एटम्स का बना हुआ है। तो अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें, n means we have 3 atoms, वाटर की केस में भी हमारे पास 3 atoms होंगे। सो इन दिस पर्टिकुलर केस, इस केस में अब हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसा, हम इस मॉलिक्यूल को, हम उसकी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यूजुअली हम लेते हैं कि हम किसी भी मॉलिक्यूल की पोजीशन या मोशन को डिफाइन करने के लिए हम उसकी कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हैं। और हमें पता है जो कोऑर्डिनेट हम पर्टिकुलरली वी यूज 3 कोऑर्डिनेट्स, किसी भी मॉलिक्यूल की पोजीशन को या मोशन को डिफाइन करने के लिए हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं। 3 कोऑर्डिनेट्स मींस वी कंसीडर x, y एंड z कोऑर्डिनेट। मींस हम इसकी x एक्सिस में ये मॉलिक्यूल इसका मोशन कैसे परफॉर्म कर सकते हैं, x एक्सिस के थ्रू देख सकते हैं, y एक्सिस के थ्रू देख सकते हैं और z एक्सिस के थ्रू देख सकते हैं। सो वी जनरली यूज these 3 particular coordinates to define the position as well as motion of any molecule. अब हमारे पास नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितना हुए, 3। Therefore I can say thus the total, हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू 3n। 3n मींस n we have the number of atoms। तो हर एक एटम को, अगर हम वाटर की बात करें, इफ वी आर कंसीडरिंग वाटर H2O, तो यहाँ पे इसको भी हम x, y, z कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग इसकी पोजीशन और मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। इस वाले H का भी x, y, z एक्सिस के थ्रू, इस वाले हाइड्रोजन का भी x, y, z कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग हम इनके मोशंस को डिफाइन कर सकते हैं। सो ओवरऑल आई कैन से I have a total of 3 coordinate axes along which I can define the motion or the position of these n number of atoms present in that molecule. Therefore, I can say that the total number of coordinates I have required to define the position and motion of this molecule is 3n. 3 means 3 number of coordinate. There are 3. These 3 represents your x and y z coordinate, and n represent your number of atoms. And this n varies depending upon the nature of the molecule. आपका कौन सा molecule है, उसके basis पे आपका n क्या करेंगे, vary करेंगे। It can be 3, it can be 4, it can be 5. Now यहाँ पे इस तरह हम तीनों एटम्स को, फॉर एग्जांपल वाटर की केस में x, y, z के साथ हमने कोऑर्डिनेट वैल्यूज हमने क्या किया, स्पेसिफाई किया। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ईच कोऑर्डिनेट वैल्यू
may be specified quite independently of the others. So यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट एक्सिस, इसको हम इस वाले हाइड्रोजन को अगर H1 इसको लिखें, H2 इसको लिखें, तो we can say H1 performs independently to H2 and O perform independently. We can say, we can define the variables independently to other atoms. So each variables, yeah, each coordinate value specified quite independently of the others. तो हर एक कोऑर्डिनेट एक्सिस हर एक एटम के लिए अपना particular specific value ले सकते हैं. Now we have specified x and y z axis. यहाँ पे हमने इस तरह, for example, इसको मैं x axis देता हूँ, इसको मैं y axis देता हूँ, इसके मैं z axis देता हूँ. तो हर एक एटम को हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने यहाँ पे स्पेसिफाई किया. अब स्पेसिफाई करने के बाद हम इस मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? Now we can say that after once all the three coordinates have been fixed to this molecule, that means the bond distance and the bond angle of the molecules are also fixed. Once एक बार हमने कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, इट मींस अब हम उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड एंगल भी आपका फिक्स रहेंगे, बॉन्ड एक्सिस भी फिक्स रहेंगे, या बॉन्ड डिस्टेंस भी फिक्स रहेंगे. अब ये चेंज नहीं होंगे. नाउ अब आपने इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस के अंदर ले आया. Now this molecule, for example, this water molecule is free to move in the three-dimensional space. Three-dimensional space means the molecule can move towards x-axis, it can move towards y-axis, it can move towards z-axis. तो ये जो आपका molecule है, H2O molecule, now it can move in all the three-dimensional space, but the condition here is without change of shape. आपके मॉलिक्यूल मूवमेंट करते वक्त, मोशन करते वक्त इसके मॉलिक्यूल में क्या होंगे? चेंज नहीं होंगे, चेंज नहीं होंगे. ठीक है. नाउ लेट्स कम टू अगेन आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम. सो वी हैव सेड दैट आवर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n. So the total number of coordinate is equivalent to our degree of freedom. So the total number of equivalent is equal to 3n. Or I can say the degree of freedom means अब मेरे पास मुझे 3n टाइम्स ऐसे वेरिएबल चाहिए एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जिसमें n नंबर ऑफ एटम्स है, उसकी मोशन और पोजीशन को डिफाइन करने के लिए. सो दिस n is total number of atoms. So my degree of freedom is equal to 3n. मेरे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 3n. ठीक है, 3n के बराबर है. Now again this degree of freedom is further equivalent to I can write it is total sum of all the motion that a molecule can perform. अब ये जो आपका 3n का मतलब है कि ये जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, DOF, इस इक्विवेलेंट है कि आपका मॉलिक्यूल कौन कौन से मोशन परफॉर्म कर सकते हैं. नाउ वी हैव थ्री काइंड्स ऑफ मोशन. दैट इज, एक हमारे पास ट्रांसलेशनल मोशन होते हैं, ट्रांसलेशनल मोड्स, ट्रांसलेशनल जिसे हम मोड्स कहते हैं. यूजुअली वाइब्रेशंस को हम मोड लेके चलते हैं या मोशंस को. दूसरा हमारे पास होता है रोटेशनल मोड्स होंगे. एंड द थर्ड इंपॉर्टेंट इज आवर वाइब्रेशनल मोड्स. So our degree of freedom is equal to the total sum of all the motion, that is translational modes. ट्रांसलेशनल मोशन दिखा सकते हैं हमारे मॉलिक्यूल, रोटेशनल मोशन दिखा सकते हैं, और इसके साथ साथ आपका वाइब्रेशनल मोशन दिखा सकते हैं. सो नाउ वी हैव, नाउ I will take an example. Now I will take an example of water. अब मेरे पास क्या है? वाटर का एग्जाम्पल हम लेके चलते हैं, which is a non-linear molecule, but it is a polyatomic molecule. So if I have to find the degree of freedom of water molecule, तो water का degree of freedom मेरे पास है 3n, और n मुझे पता है number of atoms है. water में हमारे पास 3 atoms है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है. So I can write 3 into 3, which is equal to 9. So here I can write that the degree of freedom of our water molecule is
9। वाटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है? 9 है। इट मींस दैट मुझे 9 ऐसे वेरिएबल्स चाहिए जो कि वाटर की पोजीशन और मोशन को डिफाइन करने के लिए। इट मींस आई हैव 3 coordinate axes for one hydrogen, another 3 for another hydrogen, and 3 for oxygen. So I have required, yeah, I can say in case of water molecule, I have 9 such variables which is used to define the motion of your water molecule. ठीक है, तो ये था हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम की डिग्री ऑफ फ्रीडम फर्दर इक्वल टू हमारा ट्रांसलेशनल मोड प्लस रोटेशनल मोड और इसके साथ साथ हमारा वाइब्रेशनल मोड्स के बराबर होता है। Now let's perform different kind of motions or vibrations on 2 different kind of molecule, that is your carbon dioxide and water. अब हम इनको कंपेयर करते हैं कि वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को कंपेयर करके हम ये जो 3 किस्म के हमारे पास मोशन है, दैट इज ट्रांसलेशनल मोड्स, रोटेशनल मोड्स एंड वाइब्रेशनल मोड्स, हर एक मोशन को हम देखने की कोशिश करेंगे और इसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स यहाँ पे आपको याद रखना है, कुछ पॉइंट्स आपको इन्हीं से ही निकल आएंगे। Now I will write here different modes of vibrations a molecule can perform. So basically I have 3 kinds of motion. मेरे पास basically 3 types of motion है। एक मेरा molecule ट्रांसलेशनल मोड्स दिखा सकते हैं या ट्रांसलेशनल मोशन दिखा सकते हैं। सेकंड मेरा मॉलिक्यूल रोटेशनल मोड्स दिखा सकते हैं। इन द थर्ड इंपॉर्टेंट इज आवर वाइब्रेशनल मोशन और वाइब्रेशनल मोड्स। अब हम बोथ लीनियर मॉलिक्यूल एज वेल एज नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए ये मोशन हम देखने की कोशिश करेंगे कि इन मोशंस का वैल्यू जो है क्या आता है different molecules depending upon the shape. So here I will consider the linear molecule. Linear molecule, the example is my CO2, and I will consider here non-linear molecule. Example is my H2O. तो सबसे पहला हम देखेंगे ट्रांसलेशनल मोड। तो ट्रांसलेशनल मोड सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ट्रांसलेशनल मोड्स क्या चीज है। तो ट्रांसलेशनल में सिंपली आई कैन से कि पूरा मॉलिक्यूल, ठीक है, वाटर की बात करें पूरा H2O, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें पूरा CO2, पूरा मॉलिक्यूल एट अ टाइम किस डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, दैट पर्टिकुलर मोशन विल गिव अस द ट्रांसलेशनल मोड। सो वाटर मॉलिक्यूल को हमने डिफाइन किया था कि इसकी मोशन को डिफाइन करने के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस चाहिए, दैट इज एक्स वाई जेड। तो ट्रांसलेशनल मोड मींस इस वाटर मॉलिक्यूल को मैं एट ए टाइम एक्स एक्सिस पे भी ले जा सकता हूं, एट ए टाइम वाई एक्सिस पे भी ले जा सकता हूं, एट ए टाइम जेड एक्सिस पे भी ले जा सकता हूं, जब मेरा मॉलिक्यूल पूरा 3 डायमेंशनल में मूव करेंगे विदाउट चेंजिंग इट्स शेप। सो both in case of linear and non-linear molecules, the number of translational modes for a molecule is 3. ये आपको याद रखना है, लीनियर और नॉन लीनियर दोनों की केस में ट्रांसलेशनल मोड्स जो है 3 है, क्योंकि एट ए टाइम मॉलिक्यूल को हम, ये आपका वाटर मॉलिक्यूल है, एक्स एक्सिस पे भी ले जा सकते हैं, वाई एक्सिस पे भी ले जा सकते हैं, जेड एक्सिस पे भी ले जा सकते हैं। तो उसी तरह आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, इसको हम एक टाइम एक्स एक्सिस की ओर मूव कर सकते हैं, वाई एक्सिस की ओर भी मूव कर सकते हैं, जेड एक्सिस के अलोंग भी मूव कर सकते हैं। सो इन केस ऑफ translational mode both for linear and non-linear molecules the value is 3 and 3. Now important point here is in case of rotational mode, अब ये आपका x हुआ, ये आपका y एक्सिस हुआ, ये आपका z एक्सिस हुआ, ठीक है, z एक्सिस हुआ। तो अगर आपका वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल इज ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल, तो जब हम इस पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है, आई विल ड्रॉ द कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक दिस, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ठीक है,
ये मेरा y एक्सिस हो और ये मेरा z एक्सिस के। रोटेशनल मोड मींस इसको अब हम रोटेट कर सकते हैं x एक्सिस के थ्रू, y एक्सिस के थ्रू, z एक्सिस के थ्रू। So along all the three coordinates, my moment of inertia, that is I, will not be, I can say, will not be equivalent to 0. So in case of non-linear molecule, that is our H2O, again I have the value of rotational mode is 3. It means तीनों एक्सेस पे जब आप इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे इनकी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज होगा। लेकिन अब आते हैं लीनियर मॉलिक्यूल्स पे। दिस इज माय लीनियर मॉलिक्यूल एंड दिस इज माय कार्बन डाइऑक्साइड एग्जांपल। अब मैं जब यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, ये मेरा एक्स एक्सिस हुआ, ठीक है, ये मेरा वाई एक्सिस हुआ और ये मेरा जेड एक्सिस हुआ। अब क्या होगा, मेरा जो एक्स एक्सिस है वो बिल्कुल बॉन्ड एक्सिस के क्या है, अलोंग द बॉन्ड एक्सिस है। सो आई कैन से इन केस ऑफ आई एक्स the moment of inertia is equal to 0. अब मैं जब इसको रोटेट करता हूं, आप कितना भी इस बॉन्ड एक्सिस के थ्रू इस कार्बन डाइऑक्साइड को रोटेट करेंगे, इसमें कोई चेंज नहीं होंगे। तो अब इसमें मेरा एक बॉन्ड एक्सिस के अलोंग जो मेरा कोऑर्डिनेट एक्सिस है वहां पे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का वैल्यू 0 आ रहा है। देयरफॉर आई कैन हैव ओनली 2 रोटेशनल मोड्स इन व्हिच माय मूवमेंट ऑफ इनर्शिया is changing, that is along y axis and z axis. So in case of rotational modes, the rotational modes, I can say I have 2 rotational modes available for a linear molecule, because along the third coordinate axis, my movement of the value of my moment of inertia is equal to 0. Now वाइब्रेशनल मोड्स को कैसे देखेंगे? अब वाइब्रेशनल मोड्स को देखने के लिए हमें पता है कि जो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो बराबर होता है टी आर, ट्रांसलेशनल को मोड्स को मैं लिखता हूं, इट इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल मोड्स प्लस रोटेशनल मोड्स को मैं आर आर लिखूंगा या आर ओ लिखते हैं, और वाइब्रेशनल मोड्स को मैं वी आई लिखता हूं। अब मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल के लिए भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का वैल्यू है, नॉन लीनियर के लिए भी ट्रांसलेशनल और रोटेशनल का वैल्यू है, और मुझे पता है टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू 3n। मेरे पास टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, 3n है। ट्रांसलेशनल का पहले हम निकालते हैं लीनियर मॉलिक्यूल के लिए। लीनियर मॉलिक्यूल द एग्जांपल इज माय CO2। तो 3n है, ट्रांसलेशनल का मेरे पास 3 है, रोटेशनल का मेरे पास 2 है, और वाइब्रेशनल मुझे निकालना है, ठीक है। सो यहाँ पे n इज, वी नो दैट n इज नंबर ऑफ एटम्स, तो इसको आप कैलकुलेट यहाँ पे फिलहाल ऐसे ही रखो। तो 3n इज इक्वल टू 3 प्लस 2, इट इज 5 प्लस वाइब्रेशनल। तो अगर मुझे वाइब्रेशनल का वैल्यू निकालना होगा तो 5 इक्वल टू के इस साइड जाएंगे, तो वाइब्रेशनल इज इक्वल टू 3n minus 5. So in case of linear molecule, the number of vibrational mode is equal to, I can write 3n minus 5. तो n is number of atom. तो किसी भी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको पता होगा, डायरेक्ट आप वाइब्रेशनल मोड्स निकाल सकते हैं। उसी तरह हम नॉन लीनियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं। नॉन लीनियर मॉलिक्यूल इज आवर H2O। Again we know degree of freedom is equal to translational plus rotational plus vibrational. So I have the value of translational and rotational and degree of freedom. Degree of freedom is equal to 3n. Translational, the value of translational mode for non-linear is 3, as well as rotation it is 3, it is equal to vibrational. So 3 plus 3 is 6. The value of vibrational is 3n minus 6. So in case of non-linear molecule, the number of vibrational mode is equal to 3n minus 6. तो यहाँ पे आपका लीनियर मॉलिक्यूल में 3n minus 5 आ रहे हैं, नॉन लीनियर की केस में जो वाइब्रेशनल मोड्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू 3 minus 6। यहाँ पे एक कहाँ पे मिस हुआ, एक मिस हुआ क्योंकि लीनियर मॉलिक्यूल में जो अलोंग द बॉन्ड एक्सिस जो भी आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस होंगे उसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका 0 होंगे, तो एक वहां पे मिस होंगे। सो यहाँ पे इसको क्रॉस चेक करने के लिए आपका ओवरऑल इसका सम जो है वो 3n के बराबर होना चाहिए। तो अब हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं, 3 plus 2 5 plus 5 minus 5 कैंसिल, वी हैव 3n। इसको भी अगर हम क्रॉस चेक करें, 3 plus 3 6 plus 6 minus 6 cancel, and it is equal to 3. And so the overall, the total number of vibration should be equal to
डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज इक्वल टू 3n। तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं different kinds of modes of vibration in any molecule. Now any polyatomic molecule where you have to know the value of n, that is number of atoms. अब आपके पास number of atoms आपको पता होगा, आप इसमें से किसी भी वैल्यूज को आप निकाल सकते हैं ना। तो ये हुआ हमारा ट्रांसलेशनल मोड, रोटेशनल मोड या फंडामेंटल वाइब्रेशंस आप कैसे निकाल सकते हैं ना। आते हैं अब हम वाइब्रेशंस। तो वाइब्रेशनल मोड्स हमने देखा कि इन केस ऑफ लीनियर इट इज 3n माइनस I can say 3n minus 5 and in case of non-linear it is 3n minus 6. So now vibrational modes हमें पता है कि the vibrational we can have two types of vibration. हमारे पास दो किस्म के वाइब्रेशंस हो सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। एक आपका स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगे और एक आपका बेंडिंग वाइब्रेशंस। ठीक है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस होंगे और आपका बेंडिंग वाइब्रेशंस होंगे किसी भी मॉलिक्यूल पे। अब ये जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है वी कैन क्लासिफाई दिस फर्दर इनटू टू कैटेगरीज। स्ट्रेचिंग में आपका क्या होगा, सिमेट्रिक वाइब्रेशंस होंगे जो कि ऑलरेडी हमने देखा है। सिमेट्रिक मींस दोनों या तो स्ट्रेच होंगे, दोनों या तो कंप्रेस होंगे। अब हम स्ट्रेचिंग की बात कर रहे तो दोनों बॉन्ड एट ए टाइम वाटर की केस में स्ट्रेच होंगे और ये हमारा हुआ एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। इट मींस इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एक जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रेच होगा, दूसरा क्या होगा, कंप्रेस होंगे। सो और एक आपका बेंडिंग वाइब्रेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो वाइब्रेशन जो है हम दो कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं किसी भी मॉलिक्यूल में। एक आपका स्ट्रेचिंग होगा जो कि फर्दर कैटेगराइज करके हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक में क्लासिफाई कर सकते हैं, और दूसरा आपका बेंडिंग वाइब्रेशंस होंगे। एंड ऑल दीज थ्री डिफर्स इन द फ्रीक्वेंसी। अब इसको हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, हर एक जो वाइब्रेशंस होगा वेदर इट इज सिमेट्रिक, एसिमेट्रिक और बेंडिंग, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगा, डिफरेंस होंगे। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस थ्री डिफरेंट vibrations are different. तो सबसे ज्यादा जो वैल्यू होगा, the highest value of frequency of this vibration is, सबसे ज्यादा आपका वैल्यू होगा asymmetric vibrations के लिए। इसके बाद आपका symmetric vibrations का होगा, और सबसे जो कम वैल्यू होगा that is for bending वाइब्रेशन। तो अगर हम इसमें एग्जांपल लें, इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल आपके आईआर में जो आपको पीक्स मिलेंगे, एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस का जो पीक मिलेंगे वो अराउंड आपका 37558 सेंटीमीटर इनवर्स पे मिलते हैं। सिमेट्रिक वाइब्रेशंस आपका 3651.7 सेंटीमीटर इनवर्स पे पाया जाता है, और बेंडिंग जो वाइब्रेशंस है वो आपका 1595.0 सेंटीमीटर इनवर्स पे पाया जाता है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी का ट्रेंड है कि कैसे आप डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो द हाईएस्ट वैल्यू ऑफ वाइब्रेशंस फॉर एनी मॉलिक्यूल इज फॉर एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, then it is for symmetric stretching, and the least value for frequency for this vibration is for bending vibration. Okay, तो अब हम देखते हैं ये वाइब्रेशन जो है कैसे हम इनको ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम दोनों को कंपेयर करते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, तो वाटर ये आपका मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल है, और वी नो दैट दिस वाटर इज ए नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। वाटर हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। सो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स फॉर वाटर, वी नो दैट in case of water molecule we have vibrational modes is equal to non-linear है, तो ये आपका 3n minus 6 हो गए। तो 3n means n is the number of atoms। वाटर में हमारे पास 3 एटम है, तो it is 3:3 minus 6, so it is equivalent to 3 into 3 is 6, 9 minus 6। तो हमारे पास 3 वाइब्रेशनल मोड्स हैं वाटर में, जिसे हम नॉर्मल,
मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस भी कहते हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो इसी हमारे जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है, इसको हम नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस कहते हैं, और कभी कभी नॉर्मल वाइब्रेशंस भी कहा जाता है। अब हमारे पास जो वाटर की केस में, जो कि एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड इज इक्वल टू 3। 3 हमारे पास वाइब्रेशनल मोड्स हैं, और इन 3 में से अब हमारे पास जो है दिस 3 इज, 3 को अगर हम कैटेगराइज करें वाटर में, तो वाटर में हमारे पास ये जो 3 है, 2 हमारे पास आते हैं स्ट्रेचिंग मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, जिसमें आपका होगा एक सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, एक आपका होगा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और हमारे पास तीसरा जो होगा दैट इज बेंडिंग वाइब्रेशन। तो नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस, वाइब्रेशनल मोड्स हमने वाटर में कैलकुलेट किया और हमें आया वैल्यू इज 3। इट मींस हमारे पास 3 वाइब्रेशंस या नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस वाटर में होंगे, और वो 3 कौन कौन से हैं? 2 हमारे पास स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस है, एक हमारे पास सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, दूसरा हमारे पास एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग है, इसके साथ साथ हमारे पास बेंडिंग वाइब्रेशंस है। तो इसको हम यहाँ पे लिखेंगे। सो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स वी हैव 2 stretching modes and we have, I can say, 1 bending modes। अब इनको हम ड्रॉ करते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल है, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, लेट मी राइट इट इज हियर, ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है H2O, और ये मेरा है इक्विलिब्रियम पोजीशन पर। तो स्ट्रेचिंग मोड में मेरे क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड है वो स्ट्रेच हो जाता है, इस तरह क्या हो जाता है, स्ट्रेच हो जाता है, इस तरह स्ट्रेच हो जाता है। तो दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग। व्हाई वी कॉल सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग? क्योंकि दोनों बॉन्ड एक ही डायरेक्शन में क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, ठीक है। दूसरा एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग मेरा हो सकता है, या ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जाए, कंप्रेस हो जाए, ये स्ट्रेच हो जाए, और दूसरा ये भी हो सकता है, ये वाला ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड कंप्रेस हो सकता है, ये स्ट्रेच हो सकता है। सो दिस इज माय एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, और बोथ दिस एसिमेट्रिक एंड सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वी नो दैट दिस आर एक्टिव। अब मेरा बेंडिंग वाइब्रेशंस कैसे हो सकता है? बेंडिंग वाइब्रेशंस मेरा ऐसे हो सकता है कि ये मेरा वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो मेरा क्या हो सकता है, ये जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन मेरा या तो अबव द प्लेन आ सकता है या बिलो द प्लेन। तो बेंडिंग में क्या हो सकता है, मेरा ऑक्सीजन जो है बाहर की ओर आ सकता है, या ये 2 हाइड्रोजन बिलो द बोर्ड के प्लेन के नीचे जा सकता है, या हाइड्रोजन पीछे जा सकता है, ये हाइड्रोजन जो है बाहर की ओर आ सकता है। तो ऐसे मेरा ये 3 इंपॉर्टेंट वाइब्रेशनल मोड्स मेरा वाटर मॉलिक्यूल दिखा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे हम साथ में ही डिस्कस करके हम जाएंगे, वो है आपका, हमने और 2 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपको बोला था, एक आपका है पैरेलल वाइब्रेशन, दूसरा है आपका परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस। तो ये दोनों क्या चीज है, इसको हम डिफाइन करते हैं। ये जो पैरेलल वाइब्रेशंस हैं, इसको हम, these are the vibrations which are symmetric to principal axis. Now this vibration, that is parallel and perpendicular vibration, is based on the symmetry of the molecules changing during the vibrations. Perpendicular means asymmetric to principal axis. अब इसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हम वो देखेंगे। तो मॉलिक्यूल में सबसे पहले यहाँ पे आपको देखना है कि आपका एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सा है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री मींस जहां पे भी आपकी n वैल्यू, दैट इज ऑर्डर ऑफ योर रोटेशन इज हायर, दैट पर्टिकुलर एक्सिस इज द एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अब हम क्या करेंगे, एक्सिस डालेंगे। हमें पता है इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल वी हैव C2 एक्सिस। इट मींस जहां पे आप इस एक्सिस के थ्रू इस मॉलिक्यूल को रोटेट करेंगे तो क्या होगा, आफ्टर दिस सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग, इफ यू रोटेट दिस मॉलिक्यूल, जब ये सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दिखाएंगे, इसके बाद अगर इस मॉलिक्यूल पे आप C2 जो आपका रोटेशन परफॉर्म करेंगे,
अगर इसकी मॉलिक्यूल बिल्कुल इक्विवेलेंट रहे, आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। इफ द स्ट्रक्चर इज इक्विवेलेंट टू व्हाट वी हैव अर्लियर, दैट पर्टिकुलर वाइब्रेशन इज नोन एज पैरेलल वाइब्रेशन, बिकॉज ये सिमेट्रिक है, इसमें स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर इस मॉलिक्यूल को स्ट्रेचिंग के बाद आप इस पे C2 ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, इसको रोटेट करेंगे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे आएंगे, तो हम हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। सो I can say the rotation is symmetric to principal axis. Therefore, such kind of vibration is known as parallel vibration. So, in case of water, symmetric stretching को हम parallel vibrations कहते हैं। आते हैं एंटी सिमेट्रिक में। अब एंटी सिमेट्रिक में क्या हो रहा है या एसिमेट्रिक में क्या हो रहा है, जब आप इस एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग दिखाने के बाद जब आप इस मॉलिक्यूल पे C2 एक्सिस परफॉर्म करेंगे, तो क्या ये वाला हाइड्रोजन बिल्कुल इसकी मिरर इमेज आ जाएंगे? नहीं आएंगे, क्योंकि इसका बॉन्ड छोटा है, ये बॉन्ड एलोंगेट है, तो ये इधर कहीं आएंगे, ये हाइड्रोजन आके इधर कहीं बैठेंगे। उसी तरह अगर इस वाले स्ट्रक्चर पे अगर आप C2 एक्सिस या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये वाला हाइड्रोजन इधर कहीं आएंगे, ये हाइड्रोजन इधर कहीं चले जाएंगे। तो ये जो आपका वाइब्रेशंस है, that is anti-symmetric to parallel your principal axis. Therefore, I can say the asymmetric stretching is perpendicular vibration. इसको मैं ऐसे डिजिग्नेट करता हूं और पैरेलल को हम ऐसे डिजिग्नेट करते हैं। तो नाउ लेट्स कम टू बेंडिंग। अब बेंडिंग में क्या हो रहा है? बेंडिंग में हमने बताया या ये हाइड्रोजन बाहर की ओर आ सकता है या ये हाइड्रोजन पीछे जा सकता है। इट मींस हमारे C2 एक्सिस पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। पीछे भी जाएंगे तो ये बिल्कुल उसी पोजीशन पे रहेंगे, ये दोनों एक्सचेंज होगा। आगे भी आएंगे तब भी ये अपने पोजीशन पे हाइड्रोजन दोनों एक्सचेंज होंगे, इनके बॉन्ड लेंथ में कोई चेंज नहीं आ रहा है। तो इन केस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल द बेंडिंग वाइब्रेशन इज आल्सो पैरेलल वाइब्रेशन। तो what we mean by parallel vibration means the vibrations which are symmetric to parallel axis is known as parallel vibrations, and the vibrations which are anti-symmetric to principal axis is known as perpendicular vibrations। क्योंकि ये आगे हमें काम में आने वाला है। तो ये वाटर के 3 इंपॉर्टेंट वाइब्रेशंस हुआ जो कि एक नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। अब आते हैं हम कार्बन डाइऑक्साइड की केस में। नाउ वी हैव अनदर इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वी नो दिस कार्बन डाइऑक्साइड इज ए लीनियर मॉलिक्यूल। ये मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल है, एंड for the vibrational modes to determine the vibrational mode in case of a linear molecule, I have the formula that is vibrational modes is equal to क्या था हमारे पास 3n-5। एक जो रोटेशन है वो along the bond axis हमारे पास मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 0 हो जाते हैं, तो यहाँ पे 5 आ जाते हैं। अगेन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 3, तो 3 into 3 मेरे पास 3 आएंगे और 5 आएंगे। 3 into 3 is 9 minus 5 which is equal to 4। तो मेरे पास यहाँ पे 4 वाइब्रेशनल मोड्स प्रेजेंट है इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड in case of carbon dioxide this is 4 is belongs to 2 मेरे पास इसमें stretching vibrations होते हैं, and 2 मेरे पास यहाँ पे bending vibrations होते हैं। कितने? 2 मेरा stretching, 2 मेरा bending vibrations होते हैं। Now let's try to draw this vibration and let's find whether these vibrations are parallel or perpendicular। तो यहाँ पे मैंने बोला मेरे पास 3 वाइब्रेशंस है, 4 वाइब्रेशंस है, 2 मेरा स्ट्रेचिंग है, 2 मेरा बेंडिंग है। तो मेरा स्ट्रेचिंग जो होगा इसको मैं स्ट्रेचिंग कहता हूँ, स्ट्रेचिंग। और स्ट्रेचिंग में मेरे पास क्या होगा? एक तो सिमेट्रिक वाइब्रेशंस होंगे, दूसरा मेरा क्या होगा? एसिमेट्रिक वाइब्रेशंस होंगे। इसी तरह मैंने कहा मेरे पास बेंडिंग 2 है, ठीक है। ये मेरे पास बेंडिंग वाइब्रेशंस हो और ये मेरे पास बेंडिंग वाइब्रेशंस हो, और ये साइड में इसको लिखता हूं बेंडिंग वाइब्रेशंस, ठीक है। तो इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आई हैव 3 वाइब्रेशनल मोड्स, 2 इज स्ट्रेचिंग, 2 इज बेंडिंग। अब मेरे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये मेरे पास क्या है? इक्विलिब्रियम पोजीशन है कार्बन डाइऑक्साइड का। अब सिमेट्रिक स्ट्रेच में क्या होगा? मेरा जो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है वो क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे। वो मेरे क्या होंगे? स्ट्रेच होंगे। एंटी सिमेट्रिक में क्या होगा मेरा? या तो ये वाला कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड मेरा कंप्रेस होंगे और ये क्या होगा?
स्ट्रेच होंगे, या ये वाला मेरा कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कंप्रेस होंगे और राइट साइड वाला मेरा स्ट्रेच होगा। तो दिस इज माय एंटी सिमेट्रिक या एसिमेट्रिक। अब इसको हम देखेंगे क्या ये वाइब्रेशंस पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे पहले देखना है कि इसका प्रिंसिपल एक्सिस कौन सा है। तो यहाँ पे आपको दो चीज होते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस होता है, एक सब्सिडियरी एक्सिस होता है। और प्रिंसिपल एक्सिस वो है जिसका ऑर्डर है n का वैल्यू ज्यादा होगा, और सब्सिडियरी एक्सिस जिसका n का वैल्यू कम होंगे, और रोटेशन आप दोनों से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम यहाँ से एक्सिस डालते हैं और इस कार्बन डाइऑक्साइड को रोटेट करते हैं, तो दो ऑक्सीजन अपना पोजीशन एक्सचेंज कर सकता है, ये इक्विवेलेंट है। तो ये है दूसरा यहाँ पे, तो ये आपका C2 एक्सिस हुआ। दूसरा यहाँ पे कहाँ से हम इसको एक्सिस ऑफ सिमेट्री लगा सकते हैं, वो है अलोंग द बॉन्ड एक्सिस। अब ये जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को कट करते हुए अगर इस मॉलिक्यूल को आप रोटेट करते हैं, तो अगर कितने भी एंगल पे आप इसको रोटेट करेंगे, इनमें कोई ज्यादा चेंज नहीं होगा, इक्विवेलेंट रहेंगे। तो इसको हम कहते हैं यूजुअली इनफाइनाइट, C इंफिनिटी। तो इन केस ऑफ दिस माय प्रिंसिपल एक्सिस इज इंफिनिटी, क्योंकि 2 से ज्यादा मेरा इंफिनिटी क्या है, बड़ा है। तो प्रिंसिपल एक्सिस मेरा अलोंग द कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड होंगे। तो अगर मैं सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को देखूं और यहाँ पे मैं प्रिंसिपल एक्सिस लगा दूं, तो यहाँ से मैं प्रिंसिपल एक्सिस लगा सकता हूँ और इसको रोटेट करूं, तो मेरा इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, मेरा बिल्कुल इक्विवेलेंट रहेगा स्ट्रक्चर। सो इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड द सिमेट्रिक वाइब्रेशन इज माय पैरेलल वाइब्रेशन। अगेन हियर what in case of asymmetric stretching is, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू बॉन्ड कितना स्ट्रेच और कंप्रेस होगा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेंगे। तो इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड माय asymmetric stretching is also parallel vibrations, parallel vibrations. Now bending पे आते हैं, बेंडिंग कैसे आपका परफॉर्म हो सकता है। सो पहला बेंडिंग आपका ऐसा हो सकता है, देखो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। तो इसमें क्या हो सकता है, ये दो ऑक्सीजन जो है या तो ऊपर जा सकता है या दोनों नीचे आ सकता है। तो इस तरह आपका ये बेंडिंग वाइब्रेशंस परफॉर्म हो सकता है, या इसके रिवर्स हो सकता है, इस तरह ये बेंडिंग वाइब्रेशंस परफॉर्म हो। तो इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, इक्विवेलेंट है, ठीक है, या ये हो या ये हो। अब इस पे अगर मैं एक्सिस डाल दूं, तो मेरा ये जो इनफाइनाइट एक्सिस है वो बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं है। सो आई कैन से दिस बेंडिंग वाइब्रेशन इज asymmetric to principal axis. तो in case of bending I can have perpendicular vibrations. दूसरा जो बेंडिंग परफॉर्म हो सकता है वो कैसे होंगे, ये ऊपर और नीचे चला गया, यही वाइब्रेशंस मेरा क्या हो सकता है। अगर ये मेरा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये मेरा मॉलिक्यूल ऐसे भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है, या ये ऑक्सीजन दोनों बोर्ड के नीचे जा सकता है, या ये दोनों अबव आ सकता है। तो ये ऐसे भी आपका बेंडिंग वाइब्रेशन दिखा सकता है, या ऑक्सीजन दोनों इस बोर्ड के प्लेन के पीछे जाएंगे या दोनों अबव आएंगे। तो ऐसे भी मेरा मॉलिक्यूल क्या कर सकता है, बेंडिंग वाइब्रेशन दिखा सकते हैं। तो ये अगर ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, तो तब भी हमारा जो इनफाइनाइट एक्सिस था, C इंफिनिटी था, वो यहाँ पे नहीं रहेंगे। तो आई कैन से दिस particular vibration is also perpendicular vibration because this bending vibration is anti-symmetric to principal axis. Again, यहाँ पे अगर आप इन दोनों को कंपेयर करते हैं, these two vibration, इसमें क्या हो रहा है कि these two vibration is very much similar except ये दोनों एक जैसा है, ठीक है। या ये अगर आप इसको थोड़ा 90 डिग्री पे टिल्ट करते हैं, तो ये बिल्कुल इस ऑपरेशन के बराबर आएंगे। सो आई कैन से दीज टू मोशंस आर वेरी आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट डायरेक्शन। सो आई कैन से दिस टाइप ऑफ वाइब्रेशन इज नोन एज डिजेनरेट वाइब्रेशन। इसको हम क्या कहते हैं, डिजेनरेट वाइब्रेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल्स में कैसे हम वाइब्रेशंस को आइडेंटिफाई कर सके। तो कैसे हमने कितने नंबर ऑफ वाइब्रेशंस है वो भी हमने निकाला, 3n-6 होगा नॉन लीनियर की केस में, लीनियर की केस में 3n-5 होंगे। नाउ फाइनली लेट्स सी कैसे हम बेंडिंग और स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस को निकाल सकते हैं। इसके लिए हमारे पास कुछ फॉर्मूले हैं, छोटा सा फॉर्मूला है, इसको हम आगे देख के चलते हैं। सो दिस विल बी आवर लास्ट टॉपिक इन टुडेस लेक्चर। सो डिटर्मिनेशन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशंस, कैसे हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइब्रेशन, पार्टिकुलरली स्ट्रेचिंग और
बेंडिंग वाइब्रेशंस को कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट इज एक आपका होगा स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस और स्ट्रेचिंग मोड्स, दूसरा आपका बेंडिंग वाइब्रेशंस और बेंडिंग मोड। तो हमें पता है that we have a formula that is degree of freedom, or I can say total degree of freedom is equal to n, and we know that n is the total number of atoms. Now ये जो आपको एक फॉर्मूला में यहाँ पे लिख रहा हूं, इसको आपको याद रखना है that the total number of stretching vibration is equal to n minus 1. ये आपको याद रखना है कि we have a formula that the total number of stretching vibration is equal to n minus 1. n means total number of atom, total number of atoms. So in case of water, the total number of stretching vibration is कितने हमें कैलकुलेट होंगे, n means number of atom 3 minus 1 which is equal to 2. तो नंबर ऑफ स्ट्रेचिंग मोड हमारे वाटर में आगे जो हमने देखा बिल्कुल दो ही था, एक आपका सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग था, एक आपका एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग था। तो ऐसे आप स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस निकाल सकते हैं। नाउ बेंडिंग कैसे निकालेंगे? नाउ वी नो दैट टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस किसके बराबर होंगे? stretching vibrations plus bending vibrations. Total number of vibration is equal to stretching vibration plus bending vibration. Total number of vibration in case of water molecule, we know that water is a non-linear molecule, therefore 3n minus 6 is equal to stretching vibration is n minus 1, इसको हम n minus 1 ही लिखते हैं, प्लस बेंडिंग वाइब्रेशंस, बेंडिंग को हमें निकालना है। तो बेंडिंग वाइब्रेशन किसके बराबर होंगे? सो बेंडिंग वाइब्रेशन इज इक्वल टू 3n minus 6, इसको हम इस साइड ले जाएंगे तो ये माइनस में चला जाएगा, माइनस n minus 1. सो 3n, n इज द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स वाटर की केस में कितना है? 3 है, तो 3 into 3 minus 6, यहाँ पे भी n क्या है? 3 minus 1, 3 minus 3 9 minus 6 minus 3 minus 1 is 2, 9 minus 6 is 3, minus 2, 3 minus 2 is equal to 1. So in case of water molecule, हमें कितना मिला? तो stretching vibration is equal to 2, और हमारे पास bending vibrations कितना आया? Bending vibration is equal to 1. बिल्कुल stretching में हमारा क्या होगा? Symmetric होगा और आपका asymmetric होंगे। तो ऐसे हम सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को निकाल सकते हैं। अगर इसी फॉर्मूले को हम यूज करें फॉर ए लीनियर मॉलिक्यूल दैट इज आवर CO2, अगेन वी नो दैट डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल टू कितना होगा? 3n minus 1. तो स्ट्रेचिंग क्या होगा हमारा? स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला था n minus 1, यही था n minus 1. तो n क्या है? माइनस n is number of atom 3 minus 1 is equal to 2. तो 2 हमारे पास स्ट्रेचिंग है, एक आपका सिमेट्रिक है, एक आपका एसिमेट्रिक है। अगेन बेंडिंग निकालने के लिए we have total number of vibrations is equal to stretching vibration plus bending vibrations. बेंडिंग वाइब्रेशंस हमें निकालना है, बेंडिंग को मैं BEND लिखता हूं, that is total number of vibrations plus stretching vibration. Total number of vibrations for a linear molecule is 3n minus 5. ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएंगे, इसको इस साइड हम ले जाते हैं, तो ये आपका n minus 1 हुआ। 3n means number of atom is again 3 minus 5, यहाँ पे 3 minus 1, ये आपका 9 minus 3 3 9 हुआ, 9 minus 5 is 9 minus 5 minus 3 minus 1 is 2, 9 minus 5 is 4, 4 minus 2 is equal to 2. Again यहाँ पे हमारे पास in case of carbon dioxide 2 kinds of bending vibrations are there and we have 2 kinds of stretching vibrations are there, जो कि पहले हमने डिस्कस करके आ चुके। ठीक है, तो ये था all about
how to determine different kinds of vibrations or fundamental vibrations in a molecule, whether it is linear or non-linear, what we mean by degree of freedom, how we can determine the different kinds of vibration, that is symmetry and that is the stretching vibrations and bending vibrations. और हमने देखा कैसे हम based on this symmetry हम vibrations को parallel and perpendicular vibrations में classify कर सकते हैं. Parallel means the vibration should be symmetric with respect to principal axis. Perpendicular means the vibration is asymmetric with respect to perpendicular axis. And that's all for today. In our next lecture, we will further extend this vibrational spectroscopy, spectra of polyatomic molecules. So thank you for today.